Hello students, today our topic is classification of hemichordates. हेमिकॉर्डेट्स को चार बेसिक क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे जो पहली क्लास हमारे पास आती है वो है एंटेरोपनेस्टा। एंटेरोपनेस्टा को हम कॉमनली कहते हैं अकॉर्न या टंग वॉर्म्स भी कहते हैं। इसकी और क्लासिफिकेशन या इसकी और करैक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये ज़्यादातर हमारे पास सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी का मतलब है कि ये अकेले पाए जाते हैं, किसी किस्म के कोई ग्रुप्स में या कॉलोनी के फॉर्म में नहीं पाए जाते। एंड ब्रोइंग वार्म लाइक मैरीन एनिमल्स, और ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, यानी ये वाटर में इनका हैबिटेट जो है वो वाटर का है, यानी मैरीन एनिमल्स हैं। और दूसरी बात यह है कि ये ब्रोइंग होते हैं। ब्रोइंग का मतलब है कि ये एबिलिटी रखते हैं कोई भी होल बनाने में या डिग करने में, यानी ये जिस जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर इनका हैबिटेट होता है, वहाँ पर ये सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर एक होल सा बनाकर, एक ट्यूब सी बनाकर वहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें तो इनकी जो बॉडी है, जैसा कि मैंने आपको हेमिकॉर्डेट्स वाले लेक्चर में बताया था कि हेमिकॉर्डेट्स के 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। तो सबसे पहले उसमें मैंने आपको बताया था कि उसका जो मेन जो रीजन आता है हेमिकॉर्डेट्स का वो प्रोबेसिस होता है, फिर कॉलर रीजन होता है जो मिडिल पार्ट होता है हेमिकॉर्डेट्स के मेंबर का, उसके बाद ट्रंक रीजन आता है। जो कॉलर होता है रीजन उनका, वो प्रोबोसिस और ट्रंक को आपस में कनेक्ट करने में मदद देता है। तो यहाँ पर भी जो एंटेरोपनेस्टा की जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी के अंदर भी 3 बेसिक या डिस्टिंक्ट रीजन्स पाए जाते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक पाए जाते हैं, और इनके फिर आगे से अपने फंक्शन भी हैं। उसके बाद बात करें तो इनके अंदर जो कॉलर पाया जाता है, जो मिडिल पार्ट होता है इनकी बॉडी का, जो प्रोबोसिस और ट्रंक को आपस में कनेक्ट करता है, वो विदाउट टेंटाकुलेटेड आर्म्स होता है, यानी उसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी टेंटिकल्स नहीं पाए जाते। टेंटिकल्स आपको पता है कि एक प्रोजेक्शंस होती है इनकी बॉडी के ऊपर हेमिकॉर्डेट्स की, जिसके थ्रू वो प्रे को कैप्चर करते हैं और इंगल्फिंग ऑफ फूड में मदद करते हैं। उसके बाद बात करें तो तकरीबन 70 स्पीशीज़ इस क्लास के अंदर आती हैं। जो एंटेरोपनेस्टा की क्लास है हेमिकॉर्डेट्स की, उसके अंदर तकरीबन 70 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। उसके बाद बात करें इनकी लेंथ की, तो ये ज़्यादातर इलांगेटेड होते हैं, लेंथ इनकी लॉन्ग होती है, और ये तकरीबन रेंज करती है, इनकी लेंथ जो है वो 9 से लेकर 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। उसके बाद बात करें एलिमेंट्री कनाल। सो देयर एलिमेंट्री कनाल हैज़ 2 बेसिक पार्ट्स, वन इज़ एनस एंड द अदर इज़ माउथ। बोथ आर प्रेजेंट एट द अपोजिट साइड, यानी एनस और माउथ दोनों पाए जाते हैं एलिमेंट्री कनाल में, और ये दोनों जो एनस और माउथ हैं ये अपोजिट साइड्स पर होते हैं। उसके बाद बात करें इनकी बॉडी पर पेयर्स ऑफ यू शेप गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं। तो गिल स्लिट्स, आपको पता है कि गिल स्लिट्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गिल स्लिट्स of Enteropneustra members is to allow the water from the feeding current to escape from the gut lumen, thus concentering the food. They have a respiratory function as well. So इनके 2 फंक्शन आते हैं हमारे पास गिल स्लिट्स के इन एंटेरोपनेस्टा के मेंबर्स में। एक तो ये वाटर की जो एस्केपिंग है, यानी वाटर की बॉडी के अंदर आना और उसको फिर बाहर निकालना, वो गिल स्लिट्स के थ्रू होता है, क्योंकि गिल स्लिट्स जो है ये फेरिंक्स वाले रीजन पर एक इनकी ओपनिंग होती है जहाँ से वाटर अंदर भी जाता है बॉडी के अंदर और बाहर भी आता है। और उसके अलावा 2 फंक्शन उसके और आते हैं कि ये रिस्पायरेशन में भी मदद देता है, यानी ये गैसेस एक्सचेंज में भी यहाँ से मदद देता है इस ओपनिंग से। और तीसरा जो इसका काम मेजर आता है वो फिल्टर के तौर पर एक्ट किया जाता है। अब आप जानते हैं कि फ़िल्टर का क्या काम होता है कि जिस वक्त भी फ़िल्टर से हम कोई सोल्यूशन पास करते हैं तो सोल्यूशन के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है सोल्यूशन का, वो फ़िल्टर से पास कर जाता है, जबकि जो सॉलिड पार्ट होते हैं, जो बिगर जहाँ पर सब्सटेंसेस होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं। तो यहाँ पर भी गिल स्लिट्स यही फ़िल्टर का काम करता है, और वाटर के अंदर जो फाइन पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनको फ़िल्टर कर लेता है, जबकि जो वाटर होता है उसको एस्केप कर देता है फ्रॉम दी फेरिंग्स। तो ये काम आ गया हमारे पास गिल स्लिट्स का। और शेप क्या है गिल स्लिट्स की? वो यू शेप गिल स्लिट्स होते हैं। उसके अलावा सेक्सेस की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, तो सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होते हैं। जो गुनेट्स होते हैं वो न्यूमरस होते हैं। अब यहाँ पर गुनेट्स क्या है? गुनेट्स ऐसे ऑर्गन को कहा जाता है जो प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स को, जैसे कि टेस्टिस या ओवरीज को। तो हम डेफिनेशन गुनेट्स की इस तरह से कर सकते हैं कि एन ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, दैट इज टेस्टिस और ओवरीज, उनको हम गुनेट्स कहते हैं। तो इनके अंदर जो गुनेट्स का नंबर है वो न्यूमरस होता है, यानी 1 से ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा बात करें तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों तरह की पाई जा सकती है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो थ्रू फ्रेगमेंटेशन या बडिंग के थ्रू होती है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गुनेट्स के थ्रू होती है। और ये गुनेट्स जो ऑर्गन्स हैं ये आगे प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स को। जो मेल है उसके अंदर टेस्टिस को मेक करते हैं, और जो फीमेल है उनके अंदर ओवरीज बनाते हैं, और वहाँ से आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं पहली क्लास की, एंटेरोपनेस्टा की। तो जो एग्जाम्पल्स इसके अंदर आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में, एंट्री एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सो द मेन एग्जांपल ऑफ एंटेरोपनेस्टा इज ब्लैनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस, और एक तीसरी एग्जांपल हम यहाँ पर कह सकते हैं वो है टाइकोडेरा। तो ये तीन एग्जांपल्स हैं हमारे पास एंटेरोपनेस्टा की क्लास के, ये आपने ध्यान में रखनी है। अब दूसरी क्लास पर जाते हैं, एंड द सेकंड क्लास ऑफ द हेमिकॉर्डेट्स इज टीरोब्रांकिया. Pterobrachia is another class of hemichordates which are mostly sedentary. Sedentary का मतलब है कि ये क्या करते हैं कि एक तो ये सेडेंट्री होते हैं, सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ कि ये ज़्यादातर क्या होता है कि ये यानी अकेले रहते हैं, किसी ग्रुप के फॉर्म में नहीं पाए जाते। लेकिन ये टीरोब्रांकिया के जो मेंबर्स हैं ये ज़्यादातर सेडेंट्री होते हैं। सेडेंट्री कहते हैं कि नॉट मूवेबल, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते, ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जितने भी मेंबर्स हैं टीरोब्रांकिया के, वो सॉलिटरी भी हो सकते हैं, यानी अकेले भी पाए जा सकते हैं, और कॉलोनी के फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, यानी एक कॉलोनी बनाकर एक ग्रुप की फॉर्म में भी रह सकते हैं किसी भी हैबिटेट के अंदर। उसके बाद बात करें तो ये ट्यूबिक्लोसिस मैरीन एनिमल्स होते हैं। ट्यूबिक्लोसिस का यहाँ पर क्या मतलब है? ट्यूबिक्लोसिस कहते हैं कि लिविंग इन अ ट्यूब, यानी ये ऐसे मेंबर्स हैं इनके कि ये एक ट्यूब के अंदर, एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड ट्यूब के अंदर पाए जाते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि जितने भी हेमिकॉर्डेट्स हैं जो वार्म आते हैं उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो डिग कर सकते हैं, यानी होल बना सकते हैं सॉइल के अंदर। तो वो सॉइल के अंदर, अर्थ के अंदर एक ऐसी ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं खोद के उसके, और उसके अंदर रहते हैं। इसी वजह से ये जो टीरोब्रांकिया के मेंबर्स हैं इनको हम कहते हैं कि ट्यूबिक्लोसिस या कॉलिस, जो भी आप कहें, मैरीन एनिमल्स होते हैं। और ये एक ट्यूब के अंदर रहते हैं जो ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड होती है, यानी ये खुद बनाते हैं। उसके बाद बात करें तो इनकी जो स्पीशीज़ आती हैं, तकरीबन 20 डिफरेंट स्पीशीज़ आर प्रेजेंट इन टीरोब्रांकियाई, यानी जो टीरोब्रांकिया की जो क्लास है इसके अंदर 20 मुख्तलिफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं। उसके बाद बात करें इनके अंदर भी सेम वही होगा, क्योंकि ये सारी हेमिकॉर्डेट्स की हम बात कर रहे हैं क्लासेस की, उसको क्लासिफाई किया है। तो इनके अंदर जो बॉडी है वो ओवरऑल वही रहेगी, यानी जो डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं वही रहेंगे। तो यहाँ पर भी प्रोबोसिस पाया जाता है, लेकिन प्रोबोसिस के ऊपर सिलिएटेड टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टेंटिकल्स एक ऐसी प्रोजेक्शंस होती हैं बॉडी के ऊपर से जो फीडिंग में, कैप्चरिंग ऑफ फूड में और प्रे को इनगल्फ करने में मदद देती हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं हम एक्स्ट्रा थोड़ी सी। अब हमारे पास इन एनिमल्स के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है जो फीडिंग ऑर्गन कहलाता है। उसके बारे में यहाँ पर एक्स्ट्रा बात करते हैं, क्योंकि अगर आपके कहीं वो आप वर्ड देख लें तो आपके जहन में हो। तो यहाँ पर मैं इस पेज पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास एक ऑर्गन है जो एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, उसको हम कहते हैं लोफोफोर एक ऐसा ऑर्गन है जो एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, और इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज़ अ फीडिंग ऑर्गन पोजेस्ड बाय 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। 4 मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये फीडिंग ऑर्गन के तौर पर ऐड करता है। उन एनिमल्स जो मेजर ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो हमारे पास मेजर एनिमल्स का ग्रुप आता है जिनके अंदर ये फीडिंग ऑर्गन के तौर पर पाया जाता है लोफोफोर, वो है ब्रायोजोआ। पहला हमारे पास आता है ब्रायोजोआ। दूसरा आता है हमारे पास हायोलिथा। तीसरा हमारे पास जो ग्रुप आता है एनिमल्स का मेजर ग्रुप वो है ब्रैकियोपोडा। और चौथा और आखिरी जो मेजर ग्रुप आता है एनिमल्स का वो हमारे पास है, लास्ट वन जो है वो फोरोनिडा। तो ये 4 मेजर एनिमल के ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ये लोफोफोर ऑर्गन पाया जाता है जो एज अ फीडिंग ऑर्गन के तौर पर एक्ट करता है। और इन एनिमल्स के अंदर फीडिंग का जो प्रोसेस है वो इस ऑर्गन के थ्रू होता है। अब यही लोफोफोर जो है इसके आगे क्लासिफिकेशन हुई है, और इसके आगे जो आगे इसकी क्लासिफिकेशन करके साइंटिस्ट ने इसको सिलिएटेड टेंटिकल्स भी कहा है, कि यानी बास एनिमल्स के अंदर ये इस तरह से पाए जाते हैं कि इनको हम सिलिएटेड टेंटिकल्स कहते हैं, यानी प्रोजेक्शन होती है, एक ऑर्गन होता है जो फीड
फीडिंग करने में मदद देता है। तो यहाँ पर भी जो सेम यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई है कि इनकी जो प्रोबॉसिस है टीरोब्रांकिया के, उनके ऊपर सिलिएटेड टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ऐसे लोफोफोर ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो फीडिंग में, जो कैप्चरिंग ऑफ प्रे में मदद देते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब हुआ। तो आपने ये चार जो मेजर एनिमल्स हैं, ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, उनके अंदर ये लोफोफोर ऑर्गन पाया जाता है। तो ये भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर आप ध्यान में रख सकते हैं। अब उसके बाद और प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो कॉलर इनके अंदर जो पाया जाता है उस पर दो या दो से ज़्यादा टेंटाकुलेटेड आर्म्स भी पाई जाती हैं। वही टेंटिकल्स की बात यहाँ पर हो रही है कि इनके कॉलर और प्रोबॉसिस रीजन पर टेंटाकुलेटेड आर्म्स पाई जाती हैं। उसके बाद बात करें तो इनकी जो लेंथ है वो तकरीबन 122 मिलीमीटर इन लेंथ होते हैं, यानी ये 122 मिलीमीटर इन लेंथ होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद बात करें तो 1 पेयर ऑफ गिल्ड स्लिट्स और नन, यानी यहाँ पर इनकी जो बॉडी है इस पर या एक पेयर ऑफ गिल्ड स्लिट्स होगा या नहीं होंगे। बाज़ इनके मेंबर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर गिल्ड स्लिट्स सिर्फ एक पेयर पाया जाता है, और बाज़ इनके मेंबर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी किस्म के कोई भी गिल्ड स्लिट्स जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। जबकि यहाँ पर जो हमने बात की एंटेरोपनेस्टा के मेंबर्स में, तो उनमें पेयर्स ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ जो है न्यूमरस पेयर्स ऑफ गिल्ड स्लिट्स पाए गए थे। और इसके अलावा जो गिल्ड स्लिट्स की बात है, जिन मेंबर्स के ऊपर गिल्ड स्लिट्स पाए जाते हैं, एक पेयर पाया जाता है गिल्ड स्लिट्स का, वो यू शेप का नहीं होता। यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है नेवर यू शेप, यानी कभी भी ये यू शेप के नहीं होते। जबकि अगर आप कंट्रास्ट में देखें दोनों जो हमने क्लासेस की हैं, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि इनके जो गिल्ड स्लिट्स होते हैं एंटेरोपनेस्टा के, उनके जो शेप होती है वो यू शेप होती है, जबकि टीरोब्रांकिया की यू शेप नहीं होती। अब उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सेस यहाँ पर भी सेपरेट हैं या यूनाइटेड हैं। तो बाज़ ऐसे इनके मेंबर्स हैं जिनमें सेक्सेस सेपरेट हैं, और बाज़ ऐसे हैं जिनमें यूनाइटेड भी देखने को मिले हैं, और सिंगल और 1 पेयर ऑफ गुनेट्स पाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर अगर कंट्रास्ट में देखें तो यहाँ पर एंटेरोपनेस्टा के मेंबर्स के अंदर जो गुनेट्स थे वो न्यूमरस थे, यानी एक से ज़्यादा थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो गुनेट्स का पेयर है वो एक हो सकता है, यानी वन पेयर या सिंगल गुनेट्स पाया जाएगा या 1 पेयर ऑफ गुनेट्स पाया जाएगा। उसके बाद बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। लेकिन जो मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं इनके, उनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जिनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है, यानी उनके अंदर लार्वल स्टेजेस भी मिलती हैं और लार्वा के स्टेजेस भी आते हैं और उसके थ्रू फिर आगे जाके अडल्ट बनता है। उसके बाद बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो इनके अंदर एसेक्सुअल प्रोडक्शन है वो बडिंग के थ्रू होती है, और ये बाज़ मेंबर्स के अंदर पाया जाता है, ये ज़्यादातर नहीं होता। उसके बाद बात करें एलिमेंट्री कनाल की, तो इनकी जो एलिमेंट्री कनाल की शेप है वो यू शेप एलिमेंट्री कनाल है, और यहाँ पर भी वही इसी तरह से है कि इनकी बॉडी की जो एलिमेंट्री कनाल है वो भी 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक माउथ है और एक डॉर्सल एनस है। लेकिन यहाँ पर जो टीरोब्रांकिया के मेंबर्स हैं, इनका जो एनस और माउथ है ये दोनों सेम साइड पर होते हैं, जबकि हमने एंटेरोपनेस्टा के मेंबर्स में देखा कि जो माउथ और एनस है वो अपोजिट साइड पर थे। लेकिन यहाँ पर जो माउथ और डॉर्सल एनस है ये दोनों सेम एंड पर होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल फिर इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखनी है। तो एग्जाम्पल इसकी आती है टीरोब्रांकिया के क्लास की, वो है सेफहेलोडिस्कस। सेफहेलोडिस्कस इज द एग्जाम्पल ऑफ टीरोब्रांकिया क्लास। अब हमारे पास 2 क्लासेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं हेमिकॉर्डेट्स की। अब तीसरी और चौथी क्लास हम जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो तीसरी जो हमारे पास क्लास आती है हेमिकॉर्डेट्स की वो है प्लैंक्टोसेफायरॉइडिया। यहाँ पर आपने इसको प्रोनाउंस करने का जहाँ पर सीख लेना, मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पर आपने प्रोनाउंस इसको इस तरह से करना है, प्लैंक्टोसेफायरॉइडिया, प्लैंक्टोसेफायरॉइडिया। तो यहाँ पर ये क्लास आती है हमारे पास। ये ज़्यादातर स्मॉल होते हैं, यानी जो इनकी लेंथ होती है, जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, राउंडेड होते हैं, राउंड या स्फेरिकल शेप में होते हैं। उसके अलावा बात करें तो इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है, और जो लार्वा पाया जाता है वो पेलाजिक लार्वा पाया जाता है। और ये जो पेलाजिक लार्वा है इसके ऊपर ब्रांचिंग होती है, और ये अर्बोरेसेंट टाइप या अपीयरेंस शो करता है। अब अर्बोरेसेंट क्या चीज़ है, तो आपको मैं बताता चलूँ कि अर्बोरेसेंट का यहाँ पर मतलब ये है कि जो पेलाजिक लार्वा है इसकी बॉडी इसके ऊपर ब्रांचिंग होती है। जैसे आप सेम जब ट्री को देखते हैं, जब दरख्त को देखते हैं, तो जैसे दरख्त की अपीयरेंस होती है उसके अंदर भी ब्रांचेस होती हैं, तो लिहाजा इस जो लार्वा है इसके ऊपर भी इसी तरह की ट्री जैसी अपीयरेंस पाई जाती है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इसकी जो ब्रांचिंग है वो आर्बोरेसेंट है, यानी ट्री की तरह की अपीयरेंस ये रखता है। उसके बाद बात करें तो इनकी बॉडी के ऊपर सिलिएटेड बैंड्स पाए जाते हैं, इनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर। एलिमेंट्री कनाल वही एनस और माउथ पाया जाएगा,
जो अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। माउथ के थ्रू वाटर इनटेक होगा और एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो इनकी जो हमारे पास आती है जो एलिमेंट्री कैनाल, वो यू शेप की होती है। यहाँ पर मैंने गलती से लार्वा लिख दिया, यहाँ पर ये एलिमेंट्री कैनाल की बात है कि जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल है वो यू शेप की होती है। उसके बाद बात करें तो अडल्ट फॉर्म जो है इनके अंदर नहीं पाई जाती, इज़ येट अननोन। अडल्ट फॉर्म इज़ येट अननोन, अभी तक नहीं देखी गई या अभी तक नोन नहीं है। उसके बाद बात करें तो इनकी जो क्लास है इसके अंदर सिर्फ एक स्पीशी एग्जिस्ट करती है अभी, क्योंकि ये बहुत पुरानी है तो अभी ये एक्सटेंट हो चुकी है। सिर्फ एक स्पीशी जो है वो एग्जिस्ट करती है इस प्लैंक्टोसेफेरॉइडिया की क्लास के अंदर। उसके बाद बात करें तो दे आर प्लैंक्टोनिक, यानी वाटर के अंदर, मैरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं और ये वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते रहते हैं। उसके बाद बात करें तो जो सिलोम है, जो सिलोमिक कैविटी है वो पूरली डेवलप्ड होती है, सिलोमिक कैविटी इनके अंदर डेवलप नहीं होती। और उसके अलावा वही अगेन बात आ गई, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो यू शेप का होता है। अब इसकी भी एग्जांपल आप देख लें, प्लैंक्टोस्फायरोटारा पेलाजिका, तो इसकी एग्जांपल आती है प्लैंक्टोस्फेरा टेरा पेलाजिका। तो ये एक एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में ये मुश्किल है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि आपको इसको किसी तरह भी याद कर लें। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको आपके ज़हन में होता है कि ये हमने कहीं पढ़ी थी। यहाँ जो इसका नाम है इस क्लास का, उसी से मुतालिक इसकी आगे एग्जाम्पल भी आती है, तो ये आपने ध्यान में रखनी है। और आखिरी क्लास की तरफ हम जाते हैं, जो चौथी क्लास है हेमिकॉर्डेट्स की, वो है ग्रेप्टोलीटा। ग्रेप्टोलीटा इसकी आखिरी क्लास है हेमिकॉर्डेट्स की। ये एक्सटेंट हो चुके हैं और ये ज़्यादातर कॉलोनी के फॉर्म में रहते थे। एक्सटेंट क्यों हो चुके हैं या अभी क्यों ख़त्म हो चुके हैं, इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। और इसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये आती है कि मेनली नोन फ्रॉम द फॉसिल स्ट्रक्चर ऑफ देयर ट्यूब्स। जो फॉसिल्स हैं इनके ट्यूब्स के जो फॉसिल्स हैं वहाँ से ये नोन हुए हैं कि एक और फॉर्म भी, एक और क्लास भी हेमिकॉर्डेट्स की मौजूद थी पहले, जिसको नाम दिया गया ग्रेप्टोलीटा का। अब ये जो ग्रेप्टोलीटा है, मैंने आपको कहा कि ये एक्सटेंट हो चुके हैं, अभी ख़त्म हो चुके हैं। किस वजह से ख़त्म हो चुके हैं कि ये जो ग्रेप्टोलीटा के मेंबर्स थे ये अबेंडेंट में देखे गए, यानी मौजूद थे दो पीरियड्स के अंदर। एक था ऑर्डोविशियन और दूसरा सिलोरियन और ऑर्डोविशियन पीरियड्स के अंदर ये अबेंडेंट में पाए जाते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ, उन पीरियड्स के बारे में। हमारे पास एक क्लास एक एरा आता है जिसको हम कहते हैं पैलीजोइक एरा। पैलीजोइक एरा के आगे से 6 पीरियड्स आते हैं। ये जो ऑर्डोविशियन है ये एक जियोलॉजिकल पीरियड है और सिस्टम है जो कि पैलीजोइक एरा के अंदर पाया जाता है। अभी यहाँ पर मैं अगर इसकी डेफिनेशन बताऊँ, थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बनाऊँ, तो इस तरह से हो सकता है कि ऑर्डोविशियन इज़ अ जियोलॉजिकल पीरियड एंड सिस्टम दैट एंड इट इज़ द सेकंड ऑफ द 6 पीरियड्स ऑफ द पैलीजोइक एरा। यानी पैलियोजोइक एरा के जो 6 पीरियड्स हैं उनमें दूसरे नंबर पर जो पीरियड आता है वो ऑर्डोविशियन पीरियड पाया आता है और ये लास्टेड था तकरीबन 45 मिलियन ईयर्स तक ये पीरियड चलता रहा। और इस पीरियड के अंदर ये ग्रेप्टोलीटा के मेंबर्स मौजूद थे, अबेंडेंट में थे। लेकिन क्योंकि ये बहुत पुरानी बात की जाती है, आप खुद हिसाब लगा लें कि 45 मिलियन ईयर्स अगो यानी पहले पाए जाते थे, तो अभी इसलिए ये एक्सटेंट हो चुके हैं। अभी इनकी जो नस्ल है, अभी जो स्पीशीज़ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। इस वजह से मैंने शुरू में यहाँ पर आपको कहा कि ये एक्सटेंट क्लोनिकल फॉर्म है इनकी, यानी ये एक्सटेंट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद बात करें सिलोरियन पीरियड की, तो सिलोरियन पीरियड जो है वो 3rd पीरियड है पैलियोजोइक एरा का। पैलियोजोइक एरा का जो दूसरा पीरियड है वो ऑर्डोविशियन है और तीसरा जो पीरियड है वो सिलोरियन पीरियड है। और ये जिस वक्त अक्कर हुआ था, यानी जिस वक्त ये आगाज़ इसका जो हुआ था वो 443 मिलियन से लेकर 416 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। तो यहाँ इस वजह से ये अभी एक्सटेंट हो चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी एग्जांपल की, तो एग्जांपल जो इसके अंदर आती है ग्रेप्टोलीटा के मेंबर्स के अंदर वो आती है डेंड्रोग्रैप्टस इसकी एग्जांपल आती है। अगर आप कहीं किसी बुक में देखें तो आपको ज़्यादातर जो बुक्स हैं या जो हमारे पास रिसर्च वेबसाइट्स आती हैं, अगर आप जिस वक्त सर्च करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेट्स की, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जितनी भी क्लासिफिकेशन की हुई है हेमिकॉर्डेट्स के वो
सिर्फ बेसिक 3 क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। पहले जो हमने पढ़ी एंटेरोपनेस्टा के अंदर, टेरोब्रांकिया के अंदर, और आखिरी इस तीसरी क्लास के अंदर। लेकिन चौथी क्लास जो है ग्रेप्टोलीटा, इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि क्योंकि अभी एक्सटेंट हो चुके हैं, अभी इनकी किसी किस्म की कोई स्पीशी नहीं पाई जाती, तो लिहाजा अभी इसको साइड पर कर दिया गया, इसके बारे में पढ़ते नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए आपको बताया कि आपके जहन में अगर कहीं ये लफ्ज़ आ जाए, कहीं क्लास आ जाए, कहीं आप इस क्लास का नाम पढ़ लें, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी ये एक्सटेंट हो चुके हैं, और इसकी छोटी सी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको पता हो कि किस पीरियड्स में पाए गए थे और इनकी एग्जाम्पल क्या है। तो ये आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने हेमिकॉर्डेट्स को डिटेल में हेमिकॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखने की कोशिश की, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत से मुझे कमेंट्स आए कि आप प्लीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेट्स पर वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको भी जल्दी से हम कर लेते हैं, ताकि हम आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें जो कॉर्डेट्स वाला फाइलम है उसकी आगे क्लासेस हम देख सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।